हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम दोबारा से मैथ का सेशन लेके आए हैं और मैथ के सेशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जो एसएससी सीएचएसएल चल रहा है, इसका हमने कल देखा था। 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके दो सेट कैसे कैसे थे, क्या क्या उसमें एलैबोरेटरी किया गया था। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है कि हम दिन में 3 वीडियो बनाएं, तो हमने ये सोचा है कि जैसे कि आज हम लोग को डिस्कस करना है 13 अक्टूबर के पेपर को। तो 13 अक्टूबर में बेटा 1, 2 और 3 सेट में पेपर होता है। तो 2 वीडियो बनेंगी, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो। और पहली वीडियो में हम बेटा इन दोनों को आधा कर लेंगे, जैसे फर्स्ट सेट पूरा होगा दूसरे सेट के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड वीडियो में थर्ड सेट पूरा और सेकंड सेट का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो समझिए बात को। जो पेपर हुआ है 13 तारीख का, उसका लेवल क्या था? उसका लेवल थोड़ा सा हाई था कंपेरेटिवली 12 तारीख के पेपर से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था। लेकिन जो 13 तारीख का थर्ड सेट है वो फिर से इजी आ गया है। तो कौन सा पेपर टफ आएगा कौन सा इजी आएगा, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। आपका हाथ में क्या है, मेहनत है, तो आप मेहनत करके चलो। अगर पेपर इजी आता है तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है जो थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 देखा था बेटा हमने, जो आया था ज्योमेट्री के ऊपर कि एक सर्किल है, सर्किल में 2 कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कॉर्ड के नाम थे ए बी सी डी। ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पर इनको जोड़ दिया गया था, इसका नाम दिया गया था ई। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया गया था, इसका नाम दिया गया था एफ। आपको बताया था बेटा जो ई एंगल है वो 115 डिग्री है और जो एफ एंगल है वो 135 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया था ये पी एंगल जो है वो कितना आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी एक लाइन जोड़ दो। जैसे कि हम कलर चेंज करके जोड़ के दिखाते हैं आपको। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ए और सी को जोड़ दिया जाए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल का नाम है बेटा ए एफ डी सी। ये बेटा ए एफ डी सी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखोगे किसी भी साइड के क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं बेटा? 180 होते हैं। तो ये 135 और ये सी, ये वाला एंगल दोनों का 180 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 135, दैट इज 45। उसी तरह से देखोगे आप, दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई देगा। कौन सा बेटा दिखाई देगा? तो ए बी ई सी, ए बी ई सी, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। ये इस क्वाड्रिलेटरल में भी सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180, 115 है। ये एंगल क्या निकल के आएगा? तो बेटा ये एंगल निकल के आएगा 180 माइनस 115, तो माइनस करोगे तो बेटा तो ये 65 एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा 40 है, ये 45 है। अगर ये बेटा 40 है 45 है तो एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो किसी भी त्रिभुज के। जैसे कि आपको त्रिभुज दिखाई दिया, कौन सा? ट्रायंगल पीएसी। ट्रायंगल पीएसी में बेटा दिखाई दे रहा है कि एंगल ए और एंगल सी पता है हमें, और एंगल जो ये पी है मतलब एपीडी, ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 40 प्लस 45 प्लस 65, सीधे सीधे निकाल दोगे तो 45 प्लस 65 कर दोगे तो ये 110 आ जाएगा बेटा। तो ये जो हम लोग को पूछा गया था एंगल एपीडी इक्वल टू 110 आ जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड सवाल जो हम लोग को था वो किसी से रिलेटेड था, वो भी हम लोग को ज्योमेट्री से रिलेटेड था बेटा। वो क्वेश्चन आया था हम लोग के पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एंगल ए जो है बेटा वो बीटा बताया गया था, एंगल जो बी है वो अल्फा बताया गया था, सॉरी 2 अल्फा बताया गया था। ये 2 अल्फा बताया गया था। उसके बताया गया पॉइंट सी से एक लाइन खींची जाएगी डी तक, जो लाइन जो है ए बी के पैरेलल होगी सी डी, एक लाइन खींची जाएगी। फिर बताया गया था ए सी डी जो है बेटा ये भी क्या है? अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो आपसे पूछा गया था कि बेटा 5 अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 5 अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? तो बेटा कुछ नहीं करना हम लोगों को। देखो एंगल ए, लाइन ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। अगर इस लाइन को हम लोग आगे खींच दें तो ये जो लाइन है बी सी, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको?
ए बी को और सी डी को, तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल होते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। अब समझो बेटा ये अगर 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये 3 अल्फा हो गया। और ये फिर से देखोगे एक्सटीरियर एंगल की फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ए सी वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर में टोटल 3 अल्फा हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दैट इज अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ चुका है और अल्फा की वैल्यू आप लोगों को दे रखी थी 38। अल्फा की वैल्यू बेटा आप लोगों को 38 दे रखी थी, ठीक। अब यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, ये भी हमारे अल्फा के बराबर है तो 6 अल्फा, तो 6 × 38, 8 6 या 48, 8 6 या 18 के बाद 22, 228 बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल आपका बेटा दिया गया है मेंसुरेशन से। इसमें बताया गया था बेटा, हाउ मेनी स्फीयरल बॉल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। बेस रेडियस मतलब आधार की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। देखो ये भी सिंपल है। तो सवाल कठिन नहीं थे, सवाल सिंपल थे, लेकिन हुआ क्या था बेटा, पेपर थोड़ा सा लेंथी बोला जा सकता है क्योंकि थोड़े से बड़े सवाल आए थे। कंपेयर किया जाए पहले वाले सवालों से, कई बच्चे बोल रहे हैं हमारे 4 सवाल छूट गए, 3 सवाल छूट गए। बेटा सवाल छूटने का यही कारण था कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए आपके सवाल छूटे हैं। तो बोलोगे हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड melted and form the cylinder of height 5 सेंटीमीटर and base radius ना। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारे सिलेंडर का आयतन है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 6 × x दैट इज 5, और बटे में जो हम लोग छोटे छोटे बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स मेल्ट की जाए उसके लिए डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, डायमीटर दिया गया है, व्यास दिया गया है, कितना दिया गया 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी 1, तो 1 × 1 × 1 ये हो जाएगा। तो देखोगे आप लोग पाई से पाई कट जाएगा, 4 2 3 जा 2 1 जा और 2 3 जा 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 × 5 बेटा आपका आंसर आ जाएगा 135। 135 वोल्ट भी लगानी पड़ेगी। अगला सवाल था बेटा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 6 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया था 6 के अकॉर्डिंग। तो बेटा आपके ऑप्शन दिए हैं जो बच्चों ने बताए हैं वो 6 4 3 7 5 7 2। बी ऑप्शन था आपका 7 6 4 5 7 2 5। सी ऑप्शन था 6 2 3 7 6 1 4, और डी ऑप्शन था बेटा 2 3 5 6 7 4 2। देखो बेटा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा, 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है बेटा, आखिरी संख्या सम संख्या होनी चाहिए। दिस इज 2, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये सम नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी सम ही हो सकता है। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 3 से डिवाइड का रूल होता है बेटा सम ऑफ ऑल द नंबर्स। जो हम लोग संख्या दी गई संख्या का सम कर दोगे, अगर जो संख्या आती है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका वो सम करने से अच्छा हम क्या करें बेटा, 3 3 के पेयर बाहर निकाल लें। ये 6 जो है 3 से कट जाएगा, 3 जो है 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 3 से कट जाएगा, 7 और 5 12 3 से कट जाएगा, ये 4 बचा नहीं कटेगा, मतलब आंसर नहीं आ सकता है। इसको देखोगे 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 और 1 5 नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ भी 2 बच गया, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब बच्चे ने कहीं पे जो सवाल दिया है वो कहीं ना कहीं उसने एरर की है, कहीं ना कहीं उसने गलती की है, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे कहाँ क्या गलती हुई है, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, इस तरह का सवाल आ रहा है मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल आ रहे हैं, तो जो जिनका पेपर आगे है वो डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ के जाएं, ठीक। चलिए अगला सवाल था बेटा हम लोग का, अ पर्सन बाइज द कार फॉर 2.5 लाख रुपीस। एक आदमी ने 2.5 मतलब लिख लेते हैं पूरा 2,50,000 रुपए कॉस्ट प्राइस थी उसके कार की, उसने कार खरीदी। ही इंश्योर्ड 90% ऑफ द कार प्राइस, इसका 90% इंश्योर कर दिया, तो इंश्योर जो हुआ है उसकी जो मनी है वैल्यू है वो 2,50,000 की बेटा 90% है। 2,50,000 की 90% निकालो बेटा कितनी आ जाएगी, 9 5 45 5 22, 2,25,000 रुपए इसके क्या हो गए, इंश्योर्ड प्राइस आ गई। इसके बाद बोला कि इसको सेल करने जा रहा था, बेचने जा रहा था, कितने परसेंट पे,
20% के लॉस में, 20% के लॉस में, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% लॉस करेगा ये, तो कितने में बेचेगा बेटा ये? 2,50,000 रुपए। 20% मतलब 20/100 काट दोगे बेटा इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 दूनी 50, इसका मतलब 50,000 रुपए का लॉस करेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 2,50,000 में से 50,000 घटा दोगे तो बेटा ये 2 लाख रुपए आ जाएगी। इसका मतलब 2 लाख का बेचने जा रहा था 20% लॉस बियर करके, लेकिन क्या हुआ है, बोला गया इसको बेचने जब जा रहा था वो, ड्यूरिंग द डिलीवरी द कार met with accident, as a result insurance company gave 80% of the insurance claim। इसका मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ उसका 80% दिया गया। इंश्योरेंस क्लेम कितने का हुआ होगा बेटा? 2,25,000 रुपए का। इसका कितना दिया उसने? 80%। तो क्या उसको पैसे मिले टोटल, मतलब कितने एग्रीमेंट के पैसे मिले उसको इंश्योरेंस कंपनी से? तो पैसे मिले उसको कितना? 2,25,000 के बेटा 80% उसको मिले होंगे। काट दोगे इसको तो निकल के आ जाएगा 1 2 3 0, उसके बाद 8 5 40 का 4 0, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 और 8 दूनी 16, 4 20 का 0। 2 लाख रुपए उसको मिले। और बेचने कितने में जा रहा था? 2 लाख रुपए में, और मिले भी कितने? 2 लाख। इसका मतलब जो पहले लॉस हो रहा था वही लॉस होगा। पहले 20% लॉस पे बेच रहा था तो उसको 20% लॉस ही होगा। कार के एक्सीडेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार के एक्सीडेंट होने के बाद उसे 2 लाख रुपए मिल ही गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and the exterior angle bisector of angle C meets at point D. If angle BAC is equal to 34 degree, then find the value of BDC। चलिए देख लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, ट्रायंगल का है। देखिए क्या बताया गया बेटा यहाँ पे कि एक हम लोग के पास त्रिभुज है ABC, एंगल B का इंटीरियर बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये दोनों जाके D पॉइंट पे मिलते हैं। बोला गया यदि ABAC की वैल्यू तुम्हारी दी गई थी 34 डिग्री है, तो पूछा गया था BDC की। बहुत सिंपल है बेटा, सबने पढ़ा होगा। अगर इसका इंटीरियर बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर दोनों मिलते हैं तो इसका ये हाफ एंगल बनाते हैं। तो अगर ये 34 है तो ये कितना होगा? 34 का हाफ 17 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा गया बेटा ए सम ऑफ 3 नंबर्स A B C is equal to 504। रेशियो का सवाल है, बहुत सिंपल सा है। देखो बेटा रेशियो के सवाल में क्या बताया गया? सम ऑफ 3 नंबर्स A B और C, तीनों का सम दिया गया बेटा 504 रुपए है। इफ द रेशियो ऑफ ABC 7:8:9 है, सबको जोड़ दोगे बेटा 9 7 16 24, 24 रेशियो की वैल्यू 504 के बराबर आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू बेटा 504/24, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। हम लोग का बचा कितना? 24, तो 21। एक रेशियो की वैल्यू 21 आ गई। पूछा गया था, पूछा गया फाइंड द सम ऑफ B एंड C। B एंड C का सम पूछा गया है B प्लस C, तो B प्लस C बेटा 9 8 17, 17 रेशियो की वैल्यू 17 गुणे 21 कर दोगे बेटा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछा गया था, वो था 2 sin 6। चलिए करते हैं, सिंपल सा सवाल है। अगला बेटा बोला गया है कि गिवन दैट A is equal to 2 sin 6 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा माइनस 3 sin 4 प्लस sin 4 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा। ठीक, इसके बाद क्या पूछा गया था? पूछा गया था बेटा, बताया गया था मतलब यहाँ पर कि cos लिखते कहाँ, ये लिख देते हैं, cos 3 अल्फा बराबर में रूट के अंदर 3 प्लस a बटे में 5 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया था बेटा वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू 10 20 30, मतलब 30 45 60 90 0 क्या आएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक, कुछ नहीं करना है बेटा इसको सवाल में हमेशा। आप क्या करोगे? वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करोगे सीधे आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू पुट कर दें? बता भाई, सबसे पहले साइन ऑफ कॉस दिया रहता है तो वैल्यू 0 पुट कर दिया करो। 0 पुट करोगे अगर बेटा तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पर अगर पुट करते हैं सेम चीज हम लोग क्या पुट करते हैं? मान लो साइन की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यदि 0 पुट करेंगे बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और cos 0 पे 1 होता है, तो 1 बराबर में क्या हम लोग का ये हो रहा है
ए की वैल्यू -1 आ गई थी, मतलब 2/4 जैसे 1/2 रूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, 90 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग हम पुट करके देखते हैं जल्दी से, अगर ना सेटिस्फाई करे तो हम लोग क्या पुट करते हैं बेटा, बिल्कुल क्या पुट करते हैं हम लोग, रूट की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग पुट कर देते हैं इसमें 45। अगर 45 डिग्री पुट करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 45 में बेटा 2 1/√2 होता है, 1/√2 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा। 1/8 का मतलब 2 इंटू ये 1 लिख देते हैं, चलो 2 ब्रैकेट में 1/8 प्लस 1/8 माइनस 3 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2 1/4 मतलब ये 2/4 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब 3/2। इसको जब इससे माइनस कर दिया जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा हम लोग का -1, ठीक। किस पे, 45 पे। अगर 45 यहाँ पुट करेंगे बेटा तो cos 45 मतलब cos हम लोग का बेटा ये हो जाएगा cos 3 इंटू 45 मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 45, भी आ जाएगा cos 135, cos 135। और यहाँ पर a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, रूट कर दोगे दैट इज 1/√2। 1/√2 बेटा 45 पे होता है, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना। और cos 135 पे अगर आप चेक करोगे तो cos 135 है बेटा 180 माइनस 45 लिख सकते हो आपको। cos 180 माइनस 45 पे क्या होता है बेटा, माइनस में रहता है, तो ये हो जाएगा बेटा cos 45, इसकी वैल्यू बेटा 1/√2 आती है, तो ये क्या हो जाएगा 45 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 find the value of √3 plus sin √3 plus 2 sin p बटे में 1 minus 2 cos p और यहाँ पर क्यूब प्लस 1 plus 2 cos p बटे में √3 minus 2 sin p, इसका भी क्यूब। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालनी थी, आप लोग वैल्यू निकालो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन में आ रहा हूँ। तो बेटा क्या हुआ इसका, फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ कॉस दिखाई दे रहा है। साइन ऑफ कॉस में सबसे इजी चीज होती है बेटा 0 या 90 पुट कर दो। तो अगर मान लो हम इसको 0 ही पुट कर देते हैं, p बराबर 0 अगर पुट करते हैं बेटा, फिर अगर p बराबर 0 पुट करोगे बेटा तो साइन 0 पे 0 होता है, ये √3 बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस, क्योंकि साइन कॉस 0 पे 1 होता है तो 1 माइनस 2 बचेगा, इसका होल क्यूब, प्लस यहाँ पर इनपुट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1 plus 2 बटे में √3, ठीक। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा -√3 और इसको तो बेटा क्यूब लगाए रहना है यहाँ पे, यहाँ करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3/3 मतलब √3 आ जाएगा। तो देखो प्लस का √3 और माइनस √3 बेटा 0 ही आने वाला है, तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोग पास द एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नंबर इज n। तो बोला गया है कि लगातार, मतलब जैसे कि मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐसे 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 ये मान लो n तक ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, किसी भी लगातार 35 संख्याओं का जो क्या है एवरेज है वो n है। तो मान लेते हैं कोई भी 35 संख्या कहीं से स्टार्ट होगी कहीं तक की होगी, 35 नंबर है ये, तो किसी भी 35 नंबर का जो क्या है एवरेज है वो दिया गया बेटा क्या n। उसके बाद बोला गया नेक्स्ट 35 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर दिया जाए और प्रीवियस 10 कंसेक्यूटिव नंबर को निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा। बेटा जब भी हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हम लोग का एवरेज भी उसी तरह से घट जाता है। अगर आगे की 10 बढ़ा देंगे और पीछे की 10 घटा देंगे तो एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा। अगर मान लो दिया गया है शुरुआत के 5
मान लो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो अगर 3 दिया हुआ है, उसके बाद बोला गया पीछे की 2 हटा दो और आगे की 2 कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ दो, तो हमेशा 3 में भी 2 जुड़ जाएगा, एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा। सेम चीज यहाँ होता है 35 नंबर का अगर ये ऐसे बोला गया इसकी आखिरी की 10 घटा दो और आगे की 10 जोड़ दो, तो बेटा होता क्या है, एवरेज भी बढ़ जाता है। तो हम लोग अगर बोला जाए नया एवरेज जो है 35 नंबर्स का, जिसमें क्या हुआ है यहाँ से 10 नंबर घटाए गए हैं, यहाँ पर 10 नंबर जोड़ दिए गए, नेक्स्ट प्रीवियस 10 घटाए गए, नेक्स्ट 10 जोड़ दिए गए हैं, तो बेटा ये n+10 आता है, नहीं लेकिन इसको बताया गया है m, तो m बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n+10 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते, क्या दिया गया है m² - n² बराबर 600, तो m² - n² बराबर 600 है बेटा। तो देखो लिखा गया m बराबर ये है, पुट कर देते हैं n+10 का होल स्क्वायर माइनस n² बराबर 600, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, n² प्लस में 20n प्लस में 100 माइनस n² बराबर 600, बेटा n² कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20n बराबर में 500, तो n बराबर बेटा आ जाएगा आपका 25। n की वैल्यू कितने आ गई, 25। निकालना क्या था बेटा, इसमें निकालना था एवरेज ऑफ 3n + 5n। तो देखो बेटा n की वैल्यू अगर क्या है 25 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। n की वैल्यू अगर 35 है तो 3 गुणे में 35 प्लस 5 गुणे में 25 बटा 2, एवरेज निकालना था तो बटे 2 कर देंगे इसको, तो 35 दिए 105 आ जाएगा, ठीक, और 25 दिए 125 बटा 2, मतलब ये आ जाएगा बेटा 230 बटा 2 काटोगे तो 115 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 115 आ जाएगा। अगला सवाल है बेटा, a person borrowed 12,000 रुपए at a certain rate of interest. After 4 months he borrowed 6,000 more rupees at a double rate of interest, ठीक है। After 1 year he give 2,800 rupees as a simple interest, ठीक है बेटा, सिंपल सा सवाल है, इसको भी जल्दी से बताया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। देखो इसमें बताया गया सवाल ये है कि एक आदमी ने कुछ रुपए, कोई भी रुपए मान लेते हैं, कोई भी रुपए नहीं, बताया गया है कि प्रिंसिपल है बेटा 12,000 रुपए जमा किए हैं, ठीक है, किसी ब्याज दर से, हमें रेट नहीं पता क्या है, और समय बताया गया 4 महीने का, 4 मंथ का। यदि इसको ईयर में बदलोगे 4/12 तो ये 1/3 ईयर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद बोला गया कि 4 महीने बाद उसने 6,000 रुपए और ले लिए, इसका मतलब प्रिंसिपल 4 महीने बाद क्या हो गया, 12,000 प्लस 6,000 दैट इज 18,000 रुपए हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया है कि हाँ जो रेट है वो डबल हो गया, इसका मतलब रेट अगर मान लो यहाँ पर हम लोग आर माने थे तो यहाँ पर 2r हो जाएगा रेट, ठीक है, r% तो 2r प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद क्या बताया गया है, 1 साल के बाद उसने ब्याज चुकाया है, सिंपल इंटरेस्ट चुकाया है बेटा, वो 2,800 रुपए चुकाया है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे 4 महीने का, उसका फिर इसका निकाल लेंगे 1 साल तक के लिए, तो इसका जो टाइम आ जाएगा ये 8 महीने आ जाएंगे, 8/12 करोगे तो 2/3 आ जाएगा, कोई बात नहीं, रख देते हैं। तो 12,000 रुपए पर आर के दर से 4 महीने मतलब 1/3 साल के लिए उसने पैसे लिए थे, ठीक, प्लस उसी को 18,000 में बदल दिया, 2r दर हो गई थी और समय था 2/4 2/3 बटे में 100, और इसी की वैल्यू दी गई बेटा 2,800, ठीक। काटने की जल्दी से 0000 यहाँ कट जाएगा, 0000 यहाँ कट जाएगा, 3 4 12, तो 40r यहाँ पर बचा है, और यहाँ पर काटेंगे जब बेटा हम लोग तो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, तो 2 2 4 6 4 24, 240r बराबर 2,800, इसको जोड़ेंगे बेटा 280r बराबर 2,800, बेटा सीधे सीधे कट रहा है, तो r बराबर 10% आ गई। ये पूछा गया था कि दर क्या थी, तो दर निकाल ली हम लोगों ने, कितनी आ गई बेटा 10%, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है बेटा, a man buys 40 आइटम्स एट द रेट ऑफ 10 पर आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, सिंपल सवाल है। चलिए देखिए जल्दी से, तो ये बोला गया है पर्सन क्या बोल गया, हाँ a man buys 40 आइटम्स, उसने 40 आइटम्स करते हैं, ठीक है, एट द रेट 10 रुपए पर आइटम। इसके बाद बोला गया he sold some of them at the rate of 25% प्रॉफिट, इसमें से कुछ उसने बेचे हैं 25% प्रॉफिट पे और कुछ बेचे हैं 10% के लॉस पे। बोला गया ओवरऑल उसे 4% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 4% का। तो बताइए जो उसने कितने बेचे हैं, लॉस पर बेचे हैं, उसकी कितनी आइटम्स लॉस पर बेचे हैं। बेटा मिस्टर लिखना सबसे बढ़िया तरीका होता है,
अगर आप लगा दोगे तो सीधे 25 घटाओगे 4 तो आ जाएगा 21। उसी तरह 10 में से 4 जोड़ दोगे 14, 7 दूनी 14 और 7 21, 2:3, 2 3 5, 5 का मान बेटा 40 है तो 1 का मान बेटा 8 आ जाएगा। पूछा गया था लॉस पर बेचे हुए सामान, तो 3 रेशियो की वैल्यू 8 थी 24 आइटम। पूछा गया होता प्रॉफिट में बेचे गए तो 8 दूनी 16 आइटम, तो 24 आइटम बेटा जो है वो लॉस पर बेचे गए हैं। ये आपका आंसर आ गया है। अगला सवाल देखो बेटा, टाइम एंड वर्क का है, सिंपल सवाल। टाइम एंड वर्क का सिंपल सवाल क्या है, बोला गया 18 आदमी किसी काम को 18 आदमी और 23 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करती हैं और 14 आदमी प्लस 24 औरतें इसी काम को 35 दिन में पूरा करती हैं। तो आपको बताना था बेटा कि 3 आदमी प्लस 13 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बदल देंगे। सबसे पहले देखो ये दोनों कट रहे हैं तो काट दो, 7 चौके और 7 बच्चे रेशियो में आ जाता है, छोटा पड़ जाता है, जल्दी बनता है। इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग जल्दी से गुणा कर देंगे। तो 18 चौके 72 आदमी प्लस 23 चौके 4 × 12, 4 दूनी 8, 92 औरतें किसी काम को 1 दिन में पूरा करेंगी। सेम चीज यहाँ निकालेंगे तो 14 बच्चे 70 आदमी प्लस 24 बच्चे 120 औरतें काम को 1 दिन में पूरा करेंगी। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 आदमी माइनस घटाएंगे इसको तो बेटा 28 औरतें 1 दिन में काम, मतलब इन दोनों घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 2 आदमी बराबर है बेटा 28 औरतें, इसका मतलब 1 आदमी बराबर 14 औरत की है। 1 आदमी 14 औरत के बराबर काम कर रहा है। आधा सवाल तो आपको हो ही गया है। अब उठा के इसको किसी में इनपुट कर दो। मान लो पहले वाले में पुट किया जाए तो 1 आदमी बराबर 18 औरत है, तो 18 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएगा, गुणा करोगे इसको, जगह बना लेते हैं जगह हम लोग। बेटा 18 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएंगी, तो 18 गुणे में 14 औरतें प्लस 23 औरतें काम को 28 दिन में पूरा कर रही थी। तो सॉल्व करोगे तो 18 को 14 से गुणा करोगे 252 प्लस 23 जोड़ दोगे 252 प्लस 23, 252 और 23 जोड़ोगे तो बेटा 275 औरतें किसी काम को 28 दिन में कर रही हैं। तो आपको कितनी औरतें, 3 आदमी और कितनी औरतें थी, 13 औरतें। 3 आदमी को अगर बदल दें औरतों में तो 14 से गुणा करेंगे, 14 थी 42 और 13 जोड़ दोगे तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर 55 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। सीधे सीधे काट दोगे 55 से बेटा 11 बच्चे और 11 25 जा 5 5 जा तो दिन निकल के आ जाएगा बेटा 28 पंचे 140 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल है हम लोगों का, tan 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू cot 3 थीटा माइनस 15। ठीक, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो थीटा की वैल्यू तो कुछ नहीं होता बेटा, हमें पता है इसको लोग 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या फिर इसको भी 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो tan थीटा में बदल जाएगा। डायरेक्टली बोला जाए तो इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा 90 होता है, तब ये पॉसिबल है। तो सीधे लिखेंगे 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा माइनस 15 बराबर में 90। ये इसको घटा दोगे इसमें से 30 आ जाएगा, 30 उधर भेज दोगे तो यहाँ पर 5 थीटा बराबर कितना घटा था यहाँ पर 30 घटा दोगे तो 60 आ जाएगा, थीटा बराबर 12 आ गया बेटा। ठीक, अगला सवाल बेटा एक और जस्ट बचा हुआ है, जल्दी से टाइम का ध्यान रखते हुए बता दें। देखो बेटा ये था 1/9 प्लस 4√5 प्लस 1/9 माइनस 4√5। ठीक, इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर था। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 81 और 4 जो 16 16 85 81 और 80 घटाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर ये चीज पहुंच जाएगी यहाँ पर 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है प्लस में सॉरी इधर चला जाएगा 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या करना है हम लोगों को, इसका और इसका अंतर निकालना है हम लोगों को। जब निकालेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a प्लस b और a माइनस के b के फॉर्मेट में, तो क्या आ जाता है 2a, इसका हो जाता है a स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाता है। करोगे तो 2 इंटू 9 में 81 होता है, यहाँ तो 16 80 होता है, जोड़ोगे तो 2 इंटू 8 16 160
1, इसका मतलब 2 6 दूनी 12 और 322 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।